हेलो बच्चों, मैं मोहन सिंह राजपूत आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 12वीं क्लास की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 2, जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। और भारतीय इतिहास के कुछ विषय जो दूसरा भाग है, इसका 5वां पाठ आज हम पढ़ेंगे, जो है यात्रियों के नज़रिए से। और ये जो 5वां पाठ है, जिसमें हम विभिन्न यात्रियों के बारे में जानकारी लेंगे जिन्होंने भारत की यात्रा की, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस पाठ का थोड़ा परिचय लेते हैं। और परिचय में सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि यात्राएं की क्यों जाती थी। आज भी मानव यात्रा करता है और आदिकाल में भी मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार की यात्राएं की जाती थी। लेकिन आप जरा सोच सकते हैं कि आज विभिन्न प्रकार के यातायात के साधन है, तो आज मानव के द्वारा जो यात्राएं की जाती है वो कुछ आसान है आदिकाल के मुकाबले। प्राचीन काल में यातायात के इतने साधन नहीं थे, तो उस समय किस प्रकार से यात्राएं की जाती थी, कितनी कठिनाइयां होती थी, और इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी वो पैदल चलते थे, जंगल का रास्ता तय करते थे, पहाड़ी क्षेत्रों को पार करते थे, नदियों को पार करते थे और वर्षों तक यात्राएं वो जारी रखते थे, इतनी कठिनाइयां उठाने के बाद भी। लेकिन फिर भी वो यात्राएं क्यों करते थे, तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि मानव के द्वारा यात्राएं करने के कारण क्या थे, कि प्राचीन काल में मानव यात्रा क्यों करता था। तो आइए बच्चों देखते हैं कि सामान्यतः मानव द्वारा की जाने वाली यात्राओं के कारण। तो क्या क्या कारण थे, तो निम्न कुछ कारण लिखे हुए हैं जिन कारणों से वो एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र की यात्राएं करता था, बहुत सारी कठिनाइयां उठाता था, लेकिन फिर भी यात्रा अपनी ओर जारी रखता था। तो पहला है कार्य की तलाश में। तो मानव कार्य की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता था। जहां वो रहता था, अगर वहां उसे कार्य नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो किसी दूसरे स्थान पर अपना भाग्य आजमाने जाता था और वहां पर वो रोजगार की तलाश में पहुंचता था और कार्य करता था। आज भी ऐसी यात्राएं की जाती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोजगार की तलाश में लोग जाते हैं। दूसरा कारण क्या हो सकता है यात्राएं करने का, कि प्राकृतिक आपदाओं से बचाव। प्राचीन काल में क्या होता था, जैसे किसी एक क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया, पीने और खाने की बड़ी समस्या, पानी भी नहीं है और खाने के लिए कुछ है भी नहीं, इसलिए बड़ी समस्या होती थी, तो लोग उस स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे, इसको यात्रा कहेंगे। और दूसरे स्थान पर जहां पानी था वहां वो जाकर रहते थे कुछ समय के लिए। तो अगला कारण क्या है, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए भी लोग यात्राएं करते थे। अगला है व्यापारिक कारणों से। आज भी आप देखते हैं बहुत सारे व्यापारी हैं जो एक स्थान पे जाते हैं, वहाँ से बहुत सारा सामान खरीद के किसी दूसरे स्थान पर वो बेचते हैं। तो इस तरह व्यापारी भी व्यापारिक कारणों से विभिन्न प्रकार की यात्राएं प्राचीन काल में भी करते थे और आज भी आप देखते हैं करते ही हैं। आगे बात करें सैनिक के रूप में। जरूर आपने सुना होगा कि एक राजा दूसरे स्थान पर लड़ने जाता था अपनी पूरी सेना के साथ। बहुत दूर दूर की यात्राएं करते थे सैनिक दूसरे क्षेत्रों को जीतने के लिए। तो सैनिक के रूप में भी बहुत लंबी लंबी यात्राएं प्राचीन काल में की जाती थी। आगे बात करें पुरोहितों के रूप में। पुरोहित मतलब हम यहाँ कहेंगे जो पंडित हैं, उनको यहाँ पर पुरोहित मान सकते हैं। तो वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे ताकि वहाँ का ज्ञान और विज्ञान किस स्तर पे है, वहाँ का धर्म और रीति रिवाज कैसा है, ये जान सकें। इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे पुरोहित के रूप में भी। आगे देखें तीर्थयात्रियों के रूप में। तो आज भी हम विभिन्न प्रकार के तीर्थों के दर्शन करने के लिए यात्राएं करते हैं और प्राचीन काल में भी तीर्थयात्री के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं करते रहे हैं। जैसे भारत के मुसलमान आज भी और प्राचीन काल में भी मक्का मदीना हज यात्रा के लिए जाते हैं और जाते थे। तो इस तरह तीर्थयात्रियों के रूप में भी यात्राएं की जाती थी। आगे देखिए साहसिक यात्राएं। तो बहुत सारे ऐसे यात्री भी थे जो बस उनको कुछ नई चीज़ की तलाश होती थी, इसलिए साहसिक यात्राएं वो करते थे, कुछ नई चीज़ खोजने की कोशिश करते थे। जैसे हमने पढ़ा भी है, छोटी कक्षाओं में आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत आया था समुद्री रास्ता खोजने के लिए। ऐसे ही कोलंबस भी आया था, लेकिन वो भारत को ना खोज के अमेरिका उसने खोज दी थी। तो ऐसे कुछ साहसिक यात्राएं भी लोगों के द्वारा की जाती थी। आगे देखें कि यात्रा वृतांत लिखे जाने के कारण। तो ये हमने देखा कि प्राचीन काल में यात्राएं क्यों की जाती थी, क्या कारण थे, वो सारा हमने देखा। अब हम देखेंगे कि यात्रा तो करते थे, लेकिन यात्रा वृतांत क्यों लिखे जाते थे। जब वो कहीं घूमने जाते थे, कहीं यात्रा करने जाते थे,
तो आज भी और पहले भी बहुत सारे लोग जब घूमने जाते थे तो एक डायरी लिख लेते थे, एक पुस्तक में लिख देते थे कि हम इस स्थान से किसी नए स्थान पर जब गए तो वहाँ के रीति रिवाज हमसे किस प्रकार अलग थे, भाषा किस प्रकार अलग थी, रहन सहन किस प्रकार अलग था, सारी चीज़ें वो अपने वृत्तांत में, यात्रा वृत्तांत में उसका वर्णन कर देते थे। तो क्यों लिखते थे? तो देखिए, यात्रा वृत्तांत लिखे जाने के कारण है भौतिक परिवेश में भिन्नता या अंतर। क्योंकि जब यात्री यात्रा करता था तो उसको लगता था कि हमारे यहाँ के रीति रिवाज, भौतिक परिवेश बिल्कुल अलग है, और जब नए स्थान पे गए तो वहाँ के अलग हैं। जैसा कि इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि इब्न बतूता जब अपने क्षेत्र मोरक्को से भारत घूमने आया तो उसने बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल अलग तरह की देखी। जैसे उसने एक चीज़ देखी भारत में, नारियल। तो नारियल के बारे में उसने वर्णन किया है, बड़ा ही रोचक है, आगे हम इसी अध्याय में देखेंगे। आगे देखिए, प्रथाओं में भिन्नता, बहुत सारी प्रथाएं उनके क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती थी, तो उनका वर्णन करते हैं। जैसे अल-बेरूनी ने भारत में सती प्रथा पहली बार देखी, उनके क्षेत्र में सती प्रथा नहीं होती थी, तो उसने सती प्रथा का वर्णन किया है। तो प्रथाओं में भिन्नता होती थी, इसलिए उन चीज़ों को वो रोचक मान के लिख दिया करते थे अपने वृत्तांत में। भाषाओं में भिन्नता, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भाषा भिन्न हो जाती थी, उनके क्षेत्र में अलग भाषा चलती थी, कहीं वो यात्रा पे जाते थे तो कोई दूसरी भाषा वहाँ पर देखते थे, वो चाहे उसे समझ ना पाए लेकिन समझने की कोशिश करते थे और फिर अपने यात्रा वृत्तांत में लिख दिया करते थे कि इस तरह की भाषा उस क्षेत्र में चलती है। आस्था तथा व्यवहार में भी भिन्नता, धर्म, देवता हर जगह अलग अलग होते थे, तो इन चीज़ों को भी वो अपने यात्रा वृत्तांत में लिखते थे। आगे देखिए बच्चों, तो यात्रा वृत्तांत की विषय वस्तु, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि वृत्तांत मतलब क्या होता है। वृत्तांत मतलब होता है विवरण, विभिन्न प्रकार का विवरण लिख देना ही क्या है, वृत्तांत। जब यात्री कहीं जाते थे तो अलग अलग तरह की चीज़ें देखते थे, उसको ही वो अपने वृत्तांत के रूप में लिख देते थे, मतलब सारा यात्रा का विवरण वो लिख देते थे। तो यात्रा वृत्तांत क्या है? यात्रा के दौरान यात्रियों के द्वारा लिखे गए विवरण को ही क्या कहते हैं, यात्रा वृत्तांत कहते हैं। और दरबार की गतिविधियों से संबंधित, मतलब अलग अलग यात्री होते थे, उनकी रुचि अलग अलग विषयों में होती थी। जैसे कोई यात्री विदेश से भारत में घूमने आया किसी दूसरे क्षेत्र से, तो उसने देखा कि भारत के दरबार, जो राजा यहाँ पे दरबार लगाता है, उसमें कुछ भिन्नताएं हैं उसके अपने क्षेत्र से, तो वो दरबार के बारे में ही लिख देता था, क्योंकि उसकी दरबारिक कार्य में विशेष रुचि होती थी। तो वो लिखता था कि राजा या बादशाह किस प्रकार कार्य करते थे, किस प्रकार उसका प्रशासन चलता था, कौन कौन से बड़े अधिकारी होते थे, तो ये दरबार के बारे में लिखते थे। दरबार की गतिविधियों से संबंधित अगर कोई विवरण लिखा जाता था तो उसे हम कहेंगे कि उसकी विषय वस्तु क्या हो गई, दरबारिक कार्यों से संबंधित। जबकि किसी दूसरे यात्री की रुचि अलग हो सकती है, मान लो कोई धर्म के विषय में लिखे, अगर कोई यात्री अपने यात्रा वृत्तांत में धर्म के बारे में लिखे तो हो सकता है उसकी धर्म में विशेष रुचि हो, वो लिखे कि हमारे क्षेत्र में इस प्रकार का धर्म है, जबकि मैं वहाँ यात्रा पे गया तो मैंने एक अलग प्रकार का धर्म वहाँ पर देखा। तो ऐसी बातें भी लिखी जाती थी। अगली विषय वस्तु क्या हो सकती है, स्थापत्य से संबंधित। यात्री जब आते थे तो ये भी देखते थे कि दूसरे क्षेत्र में जब वो घूमने गए तो उन्होंने कुछ अलग ही प्रकार के भवन देखे। तो स्थापत्य मतलब भवन निर्माण कला, तो वो कुछ अलग प्रकार की होती थी, तो उसके बारे में वो लिख देते थे कि मैं कहीं घूमने गया, दूसरे क्षेत्र में यात्रा पे गया तो वहाँ की स्थापत्य शैली कुछ इस प्रकार की थी। तो ये भी एक विषय वस्तु हो सकती है। हम पढ़ रहे हैं यात्रा वृत्तांत लिखने की विषय वस्तु क्या हो सकती है, तो अलग अलग यात्रियों की रुचि अलग अलग चीज़ों में हो सकती है, तो अलग अलग प्रकार की यात्रा विवरण वो लिख सकते हैं। जैसे किसी यात्री की अगर दरबारी कार्यों में रुचि है तो वो दरबार की गतिविधियों से संबंधित विवरण लिख देगा। अगर किसी यात्री की धर्म में विशेष रुचि है तो वो धर्म के विषय में लिख देगा। अगर किसी यात्री की स्थापत्य में विशेष रुचि है तो वो स्थापत्य कला या भवन निर्माण कला के बारे में लिख देगा। और एक और है स्मारकों से संबंधित, विभिन्न प्रकार के महल, किले वगैरह जो बनाए जाते थे, अगर उसमें उसकी विशेष रुचि है यात्री की तो वो इस बारे में लिखेगा। तो हमने पढ़ा कि जो यात्रा वृत्तांत लिखे जाते थे उनकी अलग अलग विषय वस्तु हो सकती है। अब इस जो हम पढ़ेंगे अध्याय, इस अध्याय में हम 3 महत्वपूर्ण यात्रियों के वृत्तांतों की चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस अध्याय में हम 3 महत्वपूर्ण यात्रियों के वृत्तांत का अध्ययन करेंगे। पहला यात्री है अल-बेरूनी। अल-बेरूनी एक यात्री था
जो कि भारत भ्रमण पे आया था, एक तो इसके बारे में बात करेंगे, एक हम बात करेंगे इब्न बतूता के बारे में, और एक बात करेंगे फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। 3 यात्रियों के बारे में हम विस्तृत चर्चा इस अध्याय में करेंगे। तो देखिए, अल बरूनी, थोड़ा सा जान लेते हैं कि अल बरूनी कहाँ से था, क्या था और क्या इसने कौन सी पुस्तक लिखी। तो अल बरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था। कहाँ से आया था? तो उज्बेकिस्तान से। कहाँ का था ये? उज्बेकिस्तान का था, और वहाँ से 11वीं शताब्दी में ये भारत आया था। आगे लिखा है कि सुल्तान महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था। अगर आपने कहीं जानकारी ली हो और पिछली कक्षा में अगर पढ़ा हो कि गजनी का एक सुल्तान था महमूद गजनवी, और उसने भारत पर 25 बार आक्रमण किए थे, और उसके जब भारत पे आक्रमण हुए तो उन्हीं किसी आक्रमण के दौरान वो उसकी सेना के साथ भारत आ गया था। कौन? अल बरूनी। तो अल बरूनी उज्बेकिस्तान का था, 11वीं शताब्दी में भारत आया था, और किसके साथ आया था? सुल्तान महमूद गजनवी के साथ वो यहाँ पर आया था। और इसने भारत में घूमा फिरा, भारत के बारे में जाना, धर्म, बहुत सारी विषय हैं जिनके ऊपर इसने लिखा। तो इसका जो भारत में जो घूमा फिरा, भारत के बारे में यात्रा वृत्तांत जिस पुस्तक में लिखा, उस पुस्तक का क्या नाम है? किताब उल हिंद, और ये अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। किसकी है? अल बरूनी। तो अल बरूनी ने भारत की यात्रा वृत्तांत, भारत में घूमने आया तो भारत का यात्रा वृत्तांत जिस पुस्तक में लिखा, उस पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद, और ये अरबी भाषा में है। तो बच्चों ज़रूर याद रखना है, 3 यात्रियों के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। जो पहला यात्री हम थोड़ा सा जानकारी ले रहे हैं जिसके बारे में, वो है अल बरूनी। और अल बरूनी ने अरबी भाषा में पुस्तक लिखी थी, भारत का वर्णन किया था, भारत की यात्रा का वर्णन किया था। उस पुस्तक का नाम जरूर याद रखना, किताब उल हिंद। अगला यात्री देखिए बच्चों, इब्न बतूता। अगला यात्री है इब्न बतूता, जो भारत में घूमने आया था। तो ये 14वीं शताब्दी में भारत में भ्रमण पर आया था, भारत की यात्रा पर आया था। और कहाँ से आया था? तो अफ्रीका में एक जगह है मोरक्को, और मोरक्को में भी एक देश है तेंजियर, और वहाँ से ये भारत आया था। तो कहाँ से आया था ये? मोरक्को में एक देश है तेंजियर, वहाँ से भारत भ्रमण पे आया था 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता। और जब ये भारत आया, भारत में इसने जैसा देखा, सारी चीज़ें, भारत का वर्णन इसने एक पुस्तक में कर दिया। उस पुस्तक का नाम है रिहला। एक्चुअली ये भारत घूम फिर के और भारत के बहुत सारे देशों की यात्रा करके जब वापस अपने देश लौटा, तो वहाँ के राजा ने अपने दरबारियों को आदेश दिया, अपने विद्वानों को आदेश दिया कि इब्न बतूता जो भी बताता है अपने यात्रा वृत्तांत के बारे में, उसे लिख दिया जाए एक पुस्तक में। और इब्न बतूता ने बताया, और बहुत सारे लोगों ने उसे लिखा, पूरा उसका यात्रा वर्णन जिसमें लिखा गया। उस पुस्तक का नाम है रिहला। अगला है फ्रांसवा बर्नियर। तो फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में फ्रांस से भारत आया था। फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में आया था और फ्रांस से भारत आया था। इसके यात्रा वृत्तांत से मध्यकालीन भारत की जानकारी देगा, और मध्यकालीन भारत के सामाजिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और जब ये भारत में आया था, उस समय भारत में मुगलों का शासन था, और मुगल बादशाह शाहजहां यहाँ पे शासन कर रहा था। इसलिए इसने जो पुस्तक लिखी भारत की यात्रा के बारे में, उस पुस्तक का नाम भी क्या है? ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य की यात्रा। ये इसकी पुस्तक का नाम है बर्नियर की। तो बच्चों, ये हमने संक्षिप्त परिचय लिया है कि अध्याय क्या है, इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं, और कौन से 3 यात्री हैं जिनकी हम विस्तृत चर्चा इस अध्याय के दौरान करेंगे। उम्मीद है आपको कक्षा पसंद आई होगी। हम अगली कक्षा में इस अध्याय को जारी रखेंगे। धन्यवाद।